नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिय रंजन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं सुमन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को पूरा मन से आप लगे हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की हमारी वीडियो को, जिसमें मैं आपको परसेंटेज के टाइप 3 तक हम पहुंचे थे। आज हम एक और टाइप करेंगे। टाइप 3 जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। अब टाइप 4 में आएंगे, जिसमें आपको परसेंटेज का एक नया टाइप में आप बताऊंगा। और इस टाइप को बताने से पहले मैं उसका जो थोड़ी सी थ्योरी होती है वो बिल्डअप थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए इस टाइप का। तो ठीक है, चलिए हमारी परसेंटेज की ये 9वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें हम टाइप 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा परसेंटेज का ये वीडियो। ठीक है, चलिए। लेकिन उसके पहले ज़रूरी सूचना कि अगर आप हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद करते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमन क्लासेस की प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड करके। या फिर अगर आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, जो नीचे दिए जा रहे नंबर है उन पे मैसेज करते हैं, तो आपको ऐप का लिंक जो है डायरेक्टली चला जाएगा, जिससे कि आप जो है ऐप को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे दो ब्रांचेस हैं, बाबूगांव चौक कोर्रा और दूसरी गुरु गोविंद सिंह रोड हजारीबाग में है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह रोड आनंदा चौक के पास। तो अगर आप दोनों में से किसी भी ब्रांच में हम आके हमसे विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जो ऑफलाइन ब्रांचेज है उसमें आप जो है फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं, जिससे जिससे कि आपको अगर किसी कंपटीशन में फिजिकल की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको हमारी कोचिंग के माध्यम से, हमारे टीचर्स के माध्यम से आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो थी हमारे कोर्सेज की जानकारी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज की हमारी 9वीं वीडियो को, जिसमें हम टाइप 4 करेंगे। ठीक है, तो उस परसेंटेज का ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं इस टाइप के बारे में। इसमें जो है एक वर्ड होता है, ठीक है, जिसको आपने सुना होगा स्कूल स्कूल के टाइम में। डायरेक्टली प्रोपोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा उधर चला गया नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे ज्यादा सही है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आपने शब्द जो है जरूर सुना हुआ होगा। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात। समान अनुपात या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेरे ख्याल में हिंदी में इसको समान अनुपात ही बोलते हैं, जिसको हम जो है सिंबल इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते थे। जिस तरफ एक इधर एक कुछ वैल्यू लिखी रहती थी, और इधर एक वैल्यू लिखी रहती थी। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी इधर कुछ और इधर ए बी सी डी टाइप से इधर कुछ लिखा रहता था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज क्या है। ठीक है, ये चीज आपने अगर देखी होगी तो कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया उस टाइम, अगर स्कूल में ध्यान नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज, जैसे कि अगर कोई भी चीज अगर किस यहाँ पे बढ़ रही है, एक चीज कोई बढ़ रही है, तो जो है इसका सीधा प्रभाव दूसरी चीज पे पड़ेगा, तो वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक चीज इधर बढ़ रही है तो दूसरी साइड ये चीज भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं स्पीड। हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं स्पीड। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, एक निश्चित टाइम में। ठीक है, मान ली 1 घंटे में 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 40 किलोमीटर की जो है आप जो है दूरी तय करेंगे। लेकिन अगर आप 50 की स्पीड से चलेंगे, ठीक है,
50 की स्पीड से चलेंगे 1 घंटे के लिए, समय भी निश्चित है, समय जो है फिक्स है, तो 1 घंटे में आप 50 चलेंगे। एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 40 की स्पीड से चलेंगे, स्पीड अगर आपकी 40 है तो यहाँ पे दूरी भी आपकी 40 ही होगी, ठीक है। एक टी टी जो है, टाइम जो है हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, 1 घंटा, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद मान लीजिए 50 की स्पीड है, तो आप जो है दूरी कितनी तय करेंगे, 1 घंटे के फिक्स टाइम में 50 की दूरी तय करेंगे, ठीक है। यही चीज है प्रोपोर्शनल का नियम। और मान लीजिए फिर एक और चीज, इसके अलावा अगर आप इसी चीज को अगर आप घटा रहे हैं, इस साइड अगर आपकी कोई वैल्यू घट रही है तो इस साइड भी वैल्यू घटेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्पीड का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए पहले आप 50 की स्पीड से चल रहे थे, तो आप 1 घंटे में कितना चलेंगे, 50 किलोमीटर। लेकिन फिर आप स्पीड जब आप थोड़ी कम कर देते हैं तो 1 घंटे में कितने चलेंगे, 40 किलोमीटर, ठीक है ना। ये स्पीड थोड़ी कम कर दी आपने, 40 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है ना। और फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा। मान लेते हैं आप जो है एक किताब लेते हैं जिसका कुछ दाम है, ठीक है। एक किताब का दाम है 1 रुपये, मान लेते हैं 50 रुपए, ठीक है। एक किताब का दाम है 50 रुपए, ठीक है। तो आप दो किताब लेंगे तो उसका दाम कितना बढ़ जाएगा, दो किताब लेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ रहा है, 50। यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो मतलब कितना बढ़ रहा है, 50। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो है 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा आपका, ये और ये कितना बढ़ेगा, 100 रुपए बढ़ रहा है। यहाँ से एक, अगर क्वांटिटी डायरेक्ट आप 2 बढ़ा रहे हैं तो सीधा 100 बढ़ रहा है, क्वांटिटी 1 बढ़ा रहे हैं तो 50 बढ़ रहा है। मतलब क्वांटिटी और जो आपका रेट है, मतलब जो रेट है उसका जो अनुपात है वो सेम है, 1 बढ़ रहा है तो 50, 2 बढ़ रहा है तो 100, 3 बढ़ रहा है तो 150। इस तरीके से आपका जो है ये अनुपात इस तरीके से होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा अनुपात। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट देखते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स ही ठीक रहेगा, इनडायरेक्ट बोलते हैं लेकिन इनवर्स बुक में आपको मिलेगा। या फिर प्रतिलोम अनुपात, ठीक है ना। ये प्रतिलोम अनुपात हुआ, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अनुपात। इसका क्या होता है मतलब, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पे एक वैल्यू होती है, और जो है इसका इस वैल्यू का प्रभाव इस वैल्यू पे पड़ता है, ठीक है। इस पे ना पड़ के इस पे पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है प्रभाव, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर एक एग्जांपल के माध्यम से।
जैसे कि मान लीजिए आप जो है कुछ किसी स्पीड से चल रहे हैं, हाँ? किसी एक 40 की स्पीड से आप चल रहे हैं, आपको कितनी दूरी तय करनी है? मान लीजिए 40 किलोमीटर तय करनी है, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, आपकी स्पीड 40 है, तो आपको टाइम कितना लगेगा? आप बोलेंगे सर एक एक घंटा लगेगा। एक टी मान लेते हैं, घंटे को टी मान लेते हैं, एक टी लगेगा। अब मैंने क्या किया, जो है स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। डिस्टेंस हमारी जैसे पिछली बार टाइम कांस्टेंट था, टाइम जो हमारा फिक्स था, अब जो है यहाँ पे डिस्टेंस हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नहीं नहीं 40 नहीं करते हैं, इसको थोड़ा आसान करते हैं, इसको मान लेते हैं मैंने 80 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 80 की स्पीड से चले, ठीक है, और डिस्टेंस मेरा कितना है, फिक्स है। तो अब मेरा टाइम कितना लगेगा देखेंगे, टाइम मेरा लगेगा आधा घंटा, मतलब आधा घंटा। देखा आपने, यहाँ पे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम घट रहा है और डिस्टेंस हमारा फिक्स है। ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए कि स्पीड बढ़ा रहे तो टाइम घट रहा है, और जब टाइम बढ़, यहाँ से टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या है, घट रही है। मतलब क्या है, ये जो है स्पीड जो है टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये जो है प्रतिलोम है, मतलब एक दूसरे का रिलेशन जस्ट उल्टा है। इसको दुगना कर रहे हैं तो ये आधा हो जा रहा है, फिर इसको और इसका आधा करेंगे तो ये फिर दुगना हो जाएगा, या फिर इसको दुगना करेंगे तो ये क्या होगा, टाइम जब दुगना करेंगे तो स्पीड क्या होगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। यही चीज रिलेशन है इसमें, यही रिलेशन है इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम क्या, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे, अब फिर से बुक वाला ही ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले ले, बुक ही ठीक रहेगा। मान लीजिए एक बुक है, इसका कुछ दाम है, बुक बुक को दाम कर लेते हैं 40। नहीं नहीं, वो टाइम स्पीड वाला इनवर्स के लिए ठीक था। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये चीज आपको समझ में आई ना, कि समान अनुपात और प्रतिलोम अनुपात, या फिर उल्टा अनुपात, विषम अनुपात ये भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब आते हैं सवालों पे, करते हैं सवाल। देखिए, सवाल करने से पहले एक छोटा सा थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दूं कॉन्सेप्ट, कि जो है हमारा जो प्राइस है वो किसके अनुपात, विषम अनुपात में होता है। जो हमारा रेट है किसी भी सामान को हम जब लेते हैं, वो हमारी कंजप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। किसके, हमारा जो जो अगर मान लीजिए मैं 1 किलो चावल हर रोज हर महीने खाता हूँ, मान लेते हैं 1 किलो चावल मैं हर महीने खाता हूँ, तो वो हमारा डायरेक्ट जो हमारा जो अमाउंट है, खर्चा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे क्वांटिटी पे। अगर हम क्वांटिटी घटाते हैं तो हमारा खर्चा भी घटेगा, लेकिन अगर हम चावल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्वांटिटी एक बार मान लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी हमारी क्या है, डायरेक्टली क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। क्वांटिटी हमारी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्सपेंस से, एक्सपेंस से या फिर खर्च से, ठीक है ना। हमारा क्वांटिटी किस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सपेंस के। अब मैं इसी का जस्ट उल्टा करूं तो हमारा, अगर मान लीजिए हमारे पास जो है क्वांटिटी फिक्स है, ठीक है, क्वांटिटी हमारी जो है एक फिक्स है, क्वांटिटी मैंने जो है फिक्स कर दी, ठीक है, क्वांटिटी मैंने फिक्स कर दी। अब जो है रेट जो है मेरा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, एक्सपेंस के, एक्सपेंस या खर्च। वो कैसे जाएगा सर, वो ऐसे जाएगा, मान लीजिए आप जो है एक हर महीने 1 किलो चावल खाते हैं, ठीक है।
और मान लीजिए आज की डेट में रेट है 25 रुपए 1 किलो चावल का। 1 किलो चावल का रेट है 25 रुपए। यार ठीक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे 1 किलो चावल का रेट कितना है? 25 रुपए। क्वांटिटी आपकी फिक्स है, तो आपका खर्चा कितना जाएगा? क्वांटिटी आपकी फिक्स है, 1 किलो चावल का दाम 25 है। आप हर महीने 1 किलो चावल खाते हैं, तो आपका खर्चा कितना जाएगा? 25। लेकिन अगर आपका रेट भाग रहा, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे क्वांटिटी, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल ठीक है। इसके बाद आते हैं रेट खर्च पे। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए आपका रेट 25 रुपए है, ठीक है, और आपका अब जो है खर्चा जो है वो फिक्स है। मान लीजिए आपको महीने में आते हैं 50 रुपए, ठीक है, और 1 किलो चावल का दाम है 25 रुपए, तो आप मैक्सिमम खाते हैं एक एक किलो चावल। लेकिन कल कल को दाम हो गया 75 रुपए किलो, ठीक है, और आपके पास है मात्र कितने रुपए? 50 रुपए। तो आप क्या करेंगे? खर्चे में कटौती करेंगे, सही है ना? खर्चे में कटौती करेंगे तभी तो आपका जो जो खर्चा है जो फिक्स 50 रुपए है, तभी तो उसको बराबर में ला पाएंगे, है ना? तो उसी तरीके से ये सवाल भी इसी पे बेस्ड है कि आपको जो है कहीं पे खर्चे की कटौती करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, कहीं पे घटानी पड़ेगी। इस टाइप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग सिचुएशन में देख के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थ्योरी था, थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये कैसे, ऐसा इन्वर्स कैसे, ये कम क्यों हुआ, ये बढ़ रहा है तो ये क्यों घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है। ये सब चीजें बताने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, ठीक है। एक प्राइस जो है शुगर का जो है 18% से बढ़ जाता है, लेकिन जो आदमी है वो अपने खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहता, कि मतलब मेरा जो पहले से खर्चा था वो उतना ही रहे। प्राइस हमारा चीनी का बढ़ गया है, लेकिन वो चाहता है कि खर्चा बिल्कुल ना बढ़े। तो उसको जो है अपने जो खाने में जो है कितनी कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने खाने में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, इसी यही सवाल में पूछा है। तो चलिए करते हैं। 18 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/50। नहीं नहीं, 9/50 होगी ना। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 9/50, यही होगी, 9/50। तो हमें क्या करना है? हमारा जो प्राइस ऑफ शुगर जो 18% से बढ़ा, मतलब 50 में 9 की वृद्धि हुई। पहले हमारा कुछ था, ओल्ड था प्राइस, अब जो है नया प्राइस है, ठीक है। ओल्ड प्राइस हमारा कितना था? 50। न्यू प्राइस कितना है? 49, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम अब जो है हमें जो है खर्चे में जो है कटौती करनी है। तो जो है हमारा जो रेट है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गया। मतलब हमारा जो यहाँ पे चीनी का रेट है वो हमारे किसका? क्वांटिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो हुआ। अगर ये रेट अगर हमारे हमारे एक्सपेंडिचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये इसका इन्वर्सली तो प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर का अगर ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्वांटिटी का क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गया। अगर ये अगर हमारा रेट है, ये हमारा रेट, सॉरी हाँ रेट है, 50 से 49 बढ़ गया, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इसका इन्वर्स ही तो होगा। हमारा जो कंजप्शन है वो इसका इन्वर्स ही तो होगा। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये था हमारा रेट, और ये था हमारा क्या हो गया? कंजम्पशन, यानी उपभोग। अब जो है हम क्या करेंगे?
क्वांटिटी को सेम रखने के लिए क्या करेंगे, पहले अगर हम 49 खाते थे तो अब सिर्फ 50 खाएंगे, ठीक है, 50 खाएंगे। तो इसमें कितने की कमी आएगी, 9 की कमी आएगी, किसमें, 9 की कमी करनी पड़ेगी किसमें, 49 में। तो 9/49 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक एकम 49, 9/49 को आप लगभग मान सकते हैं 1/60, 1/60, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इसको जो है हमें जो अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या दिया, 9/49, तो हम मान लेते 1/60, लगभग ये 1/60 के बराबर है। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू होती है 16.66, 16.66, ठीक है ना। तो अब इसको अगर मैं 10 से और भाग दे दूं तो 1.6666, 1.67, लगभग ये इतना ही जाएगा, 1.67। अब इसको 9 से गुना कर देंगे तो 9 7 63 6, 16 9 144, और यहाँ पे 150। तो दो शून्य के बाद, दो डिजिट के बाद दशमलव है, तो दो दशमलव के बाद पॉइंट आएगा, मतलब लगभग जो है 15.03 से कुछ ज्यादा जाएगा, 0.3 से ज्यादा। एक ही है आपका ऑप्शन नंबर 4, 0.3, ठीक है ना। यही आपका लगभग इतना ही जाएगा, 15.3 के करीब ही जाएगा। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड डिवाइड की वैल्यू बढ़ाई है ना, यहाँ पे डिवाइड दे रहे थे तो वैल्यू बढ़ाई, अगर यहाँ पे बढ़ा रहे तो क्वांटिटी घटेगी, लेकिन अगर यहाँ पे बढ़ा रहे तो क्वांटिटी जो है घटेगी, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू अगर बढ़ा रहे तो क्वांटिटी जो है एक्चुअल में हमारी रियल वैल्यू जो है थोड़ी कम करके आएगी, लेकिन जो अगर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटी जो है रियल में थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है, थोड़ी वैल्यू कम होगी। ये आपको समझने की जरूरत है जब आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 2 पे। एक, अगर चीनी का प्राइस अगर 20% से बढ़ रहा है, ठीक है, और पर्सन और उस वो व्यक्ति जो है अपना खर्चा मात्र 8% से बढ़ाना चाहता है, तो उसको कंजम्पशन में कितने की कटौती करनी पड़ेगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवाल को। एक बार फिर से बताता हूँ, एक व्यक्ति जो है कुछ चीनी खाता था, हर हर कुछ समय के लिए कुछ कुछ क्वांटिटी खाता है, ठीक है। चीनी का दाम अब 20% से बढ़ गया, लेकिन वो अपना खर्चा जो है मात्र 8% से बढ़ाना चाहता है कि भैया इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, मेरी पॉकेट में इतना ही पैसा है। तो बताइए उसको जो है अपने खपत में कितने की कमी करनी होगी, यही सवाल में पूछा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास मान लेते हैं 100 रुपया दाम है चीनी का, ठीक है। उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, 120 की, मतलब 100 से कितना हो गया, 120। लेकिन अब जो है अपना वो कितना खपत को कितना बढ़ा सकता है, पहले 100 रुपये खर्च करता था, चीनी 100 रुपये में खरीदता था, लेकिन चीनी का दाम हो गया 120 रुपये। लेकिन अब बोल रहा है चीनी का दाम 120 हो गया, चलो कोई नहीं, लेकिन मैं जो है अपना खर्चा सिर्फ 8% से यानी 8 रुपये से बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मतलब जो है इसका जो खर्चा जो है, ये जो खपत है इसकी, अब जो नया खर्च है इसका वो कर सकता है 108, लेकिन रेट जो है इसका है 120, ठीक है। पहले कंजप्शन अब जो है मान लेते हैं, अब आज की डेट से मान लेते हैं बढ़ने के बाद अब जो है ये 108 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन चीनी का रेट है 120 रुपये। तो इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इन्वर्स कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 9 20, और यहाँ पे 10। तो तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अब जो है आज की डेट में उसके पास खर्च करने के लिए 9 रुपए हैं,
लेकिन वो जो है रेट जो है चीनी का 10 है, ठीक है। इससे रेशियो यही निकल के आया। तो इसका कंजम्पशन कैसे, कंजम्पशन इसका जो है डायरेक्ट इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अब जो है इसका खपत जो है 10 थी, लेकिन उसको कितनी करनी पड़ेगी, 9। क्यों? क्योंकि खर्चा उसका कांस्टेंट है, इसलिए खर्चा उसका जो है मात्र आ, उसी जगह पे है, फिक्स है, इसीलिए ये जो है खप रेशियो जो है इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा समझना ट्रिकी होता है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन रहेगी तो सवाल में हमेशा डाउट बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका जो ये था रेट था, ये 9 से 10 हो गया, तो कंजम्पशन जो है इसका जस्ट इनवर्स हो गया। तो कंजम्पशन हमारे कितने से कम होगी, 1 यूनिट से, कितने में, 10 में। 10 में 1 कम करेंगे तभी तो ये उसी जगह पे आएगा, पुराने नए नए रेट के बराबर उसका जो है एक्सपेंडिचर मैच कर पाएगा। मतलब नई दर में वो उसी रेट में कितना क्वांटिटी खरीद पाएगा, तभी तो ये पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10, मतलब उसकी खपत को, ऑप्शन 1, उसकी खपत को 10% कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब जो है प्राइस, चीनी का दाम जो है 18% से बढ़ गया, लेकिन आदमी जो है अपना खर्चा मात्र 12% से बढ़ाना चाहता है। तो अब बताइए मुझे कि उसको अपने खर्चे में, मतलब खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। यही सवाल में पूछा है। 18% से चीनी का दाम बढ़ गया है, वो मात्र अपने खर्चे में सिर्फ 12% की वृद्धि करना चाहता है। और जो है इसका जो है अब सवाल में पूछा है कि इसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो है पहले खर्चा था 100 रुपये, 100 रुपये में चीनी खरीदता था, लेकिन 100 रुपये से बढ़ के कितने हो गए खर्चा, 18 रुपये से बढ़ गया इसका खर्चा, ठीक है। तो अब 18 रुपये से दाम बढ़ गया, ठीक है। तो कितना हो गया चीनी का नया दाम, 118 रुपये। लेकिन अब ये बोल रहा है कि मेरे पास, मैं थोड़ा सा हाथ पकड़ के चलता था, तो थोड़ा सा मैं हाथ खोल देता हूँ, और मैं जो है अपना खर्चा जो है अब 112 रुपये कर लेता हूँ, ठीक है। 100 रुपये मैं पहले खर्चा करता था, अब मैं 112 रुपये खर्च करूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया इसका, चीनी का दाम 100 से 118 हो गया, और इसका खर्चा जो है 100 से 112 हो गया, ठीक है। अब जो है ये खर्च कर सकता है 112, लेकिन चीनी का दाम है 118। तो इसको काट लेंगे, किससे जाएगा ये, 56, ये 49, ठीक है। यही जाएगा, 56 और 49, यही रेशियो आएगा। ये जो था आपका रेट का रेशियो। अब जो है इसका कंजम्पशन का रेशियो इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि खर्चा जो है हमारा कांस्टेंट है, खर्चा जो है हमारा फिक्स है। 112 से चीनी का दाम 118 हो गया है इसके आदमी के लिए, तो कंजम्पशन जो है इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि खपत जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है, हमारा खर्च जो है फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। नई सिचुएशन के हिसाब से ये सिचुएशन हमने बदल दिया है, थोड़ा क्वेश्चन को आसान करने के लिए, कि खर्चा तो 118 रुपये बढ़ गया, 18 रुपये हो गया, लेकिन जो है आपकी जो इसका जो कैपेसिटी थी खर्च करने की, वो 112 रुपये, उसको पुराने वाली से नए वाले मान लिया। तो कंजम्पशन जो है हमारा क्या हो गया, अब क्या होगा, पहले हम अगर 59 कुछ खर्च करते थे, खाते थे, तो अब जो है हमारा जो खपत जो है कितनी होगी, 56 होगी। क्यों? क्योंकि रेट को हमें बैलेंस करना है, बढ़े हुए रेट रेट में हमको एडजस्ट करना है। तो कितने की कमी आई, 3 की कमी आई,
49 में। तो फिर इसमें कर लेंगे, 49 को 1/60 मान लेंगे, 1/60 मान लिया, 1/60 की वैल्यू कितनी हो गई 1.67। तो इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको भी 3 से गुना कर देंगे। इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 16 3 48 और 21 50.1 5.1। ये आपका, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा। हाँ, थोड़ा लगभग 5.1 के करीब आएगा। हाँ, 5.1 के आसपास आएगा। और इसमें दिया भी, दिया तो नहीं है लेकिन लगभग ये अप्रोक्स करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो लगभग ये 5 के आसपास आएगा। तो 5 के नज़दीक हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऑयल का प्राइस जो है 20% से बढ़ जाता है, लेकिन जो है कंजम्पशन जो है वो 8.3% से घट जाती है। ये 96 कैसे आया? अरे तो हिंदी में भी नहीं है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे ये चीज जो है मेरे ख्याल में गलती से लिख दी गई है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए प्राइस जो है ऑयल का जो है इंक्रीज कर जाता है 20% से। ठीक है, रेट जो है हमारा क्या है, देखिए एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था वहां पे कि हमारा जो है खर्चा जो है किस पे डिपेंड करता है, रेट पे और क्वांटिटी पे। ठीक है ना, मान लीजिए चावल का दाम है 25 रुपए और आप खाते हैं 1 किलो चावल एक दिन में या फिर जितने एक एक महीने में। ठीक है, तो आपका महीने का या एक दिन का खर्चा कितना हुआ 25 रुपए। ठीक है ना, तो यही मतलब होता है रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंस यानी खर्चा। जिस दर से आप कुछ सामान खरीदते हैं उस सामान की जो जितनी क्वांटिटी होती है वो किसके बराबर होती है, खर्च के बराबर होती है। ठीक है ना, तो यही चीज है आपकी इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट की लगने वाला है वो है ये जो मैंने अभी अभी जस्ट आपके लिए लिखा, रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंसेस। ठीक है, तेल का दाम जो है 20% से बढ़ जाता है, मतलब हमारा क्या है, रेट जो है 5 से कितना हो जाता है 6। ओल्ड है, ये न्यू है। ठीक है ना, ओल्ड और न्यू। ठीक है, और हमारा जो क्वांटिटी है वो जो है कितने से डिक्रीज कर जाती है, 8 से ही 1/3। 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई है कितनी है 1/12। फ्रैक्शन की वीडियो आप देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए मुंह पे, तभी चीजें आसान हो पाएंगी। ठीक है, फ्रैक्शन कितने घट जाती है, 8 से 1/3% यानी 1/12 से घट जाती है। एक की कटौती होती है किसमें, 12 में। पहले कितना था 12, एक की कटौती हो गई, एक की कटौती हो गई तो कितना हो गया 11। ठीक है ना, कुछ नहीं, इसको गुना कर लेंगे, रेट की क्वांटिटी से गुना होती है, यही करना है। रेट की क्वांटिटी से करेंगे तो कितना खर्च आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12×5 = 60। यानी पहले हमारा कितना था खर्च 60 था, अब कितना हो गया 66। ठीक है ना, तो हमें यही पूछा है कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई 60 में। ठीक है ना, तो 6 से ये कट जाएगा 60, बचा कितना 1/10। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10%। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, वहां पे अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया था 60 और 66। ठीक है ना, पहले 60 था खर्च, अब कितना हो गया हमारा 66 खर्च हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई खर्च में, 6 की, किस में 60 में।
तो ये 6 से ये 10 कट गया, ठीक है ना। एक 6 से 60 कटा तो नीचे क्या है 10, तो 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 10%। ऑप्शन बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो मतलब 60 से 66 हो रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है 10%, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो आर्टिकल का जो प्राइस है वो 20% से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज इतना है, देन ठीक है, ठीक है। एक जो एक कोई सामान है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, इसी पेन को मान लेते हैं। इस पेन का दाम जो है हर साल 20% से बढ़ रहा है, ठीक है। हर साल, पहले साल 100 से 120 हुआ, दूसरे साल 120 का 20% और बढ़ा, फिर उसमें 20% बढ़ाया, तो ऐसे ऐसे करके 4 साल तक ये बढ़ता गया, ठीक है। तो हमें बताया है कि तीसरे साल में जो दाम था और चौथे साल में जो दाम था, उन दोनों के दाम के बीच का अंतर जो है कितना है 200 259.2 रुपए, ठीक है। यही दाम का दाम में, दोनों के दाम में अंतर था। तो अब हमसे पूछा है कि दूसरे साल में जो दाम था उसका 40% की वैल्यू हमसे पूछी गई। दूसरे साल में जो भी दाम था सामान का बढ़ने के बाद, उसके 40% की क्या वैल्यू है, हमसे यही सवाल में पूछा है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं किस तरीके से हो रहा है, तो इसका एक शॉर्ट भी मैं बताऊंगा आपको इसके बाद, ठीक है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और ये चौथे साल, ठीक है ना। इसी प्रकार से बढ़ रहा है, पहले साल कुछ था, दूसरे साल कुछ हुआ, तीसरे साल फिर बढ़ के कुछ हुआ, चौथे साल कुछ हुआ, ठीक है। पहले साल हमारा कितना था दाम 5 था, एक 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, ठीक है ना। पहले साल हमारा दाम था 5, बढ़ के कितना हो गया 6। इसके बाद क्या हुआ, दूसरे साल भी जो है 20% की वृद्धि हुई, मतलब दूसरे साल भी दाम था 5 तो 6 हो गया। फिर तीसरे साल भी वृद्धि हुई, मतलब तीसरे साल भी दाम 5 था तो चौथे साल बढ़ के क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसको बैलेंस। मैंने बैलेंस करना सिखाया, यहाँ पे भी 5 लिख लेंगे, इसके सामने 5, इसके सामने 5, इसके सामने 6 और इसके सामने 6 और 6 कर लेंगे। 5 5 125, 25 6 150, ठीक है। 36 5 180 और 16 216, ठीक है ना। 125, 150, 180 और 216 हमारी ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल की वैल्यू आई, ठीक है। तो अब हमें सवाल में क्या बताया है कि तीसरे साल और चौथे साल दाम का अंतर कितना है 259.2, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो डाटा है उस हिसाब से कितना है 36, ठीक है, ठीक है। 36 की वैल्यू इतनी है, हमें कितनी निकालनी है दूसरे साल का 125 का 40% यानी 0.4, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसकी वैल्यू, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू हमारा जो कैलकुलेट करके डाटा निकला उसमें 36 निकला, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 259.2, ठीक है। और हमें निकालना कितना है पहले साल का, दूसरे साल दूसरे साल ना सॉरी दूसरे साल कितना दाम था हमारा 150, और उसका भी हमें कितना निकालना है 0.4, ठीक है ना। इसका भी हमें कितना निकालना है 40%, 0.4 हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये 36 नीचे चला जाएगा 259.2, ठीक है ना। ये 36 यहाँ चला जाएगा और ये 150 इंटू
यहाँ भी और मिटाना पड़ेगा। 100, यहाँ पे क्या करेंगे, 150 इंटू 0.4, ठीक है ना, यही करेंगे। इस पॉइंट से ये 0 हटा देते हैं, तो ये 15 और 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है, 60 आ जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट से इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इससे इस 6 को हटा देते हैं, ठीक है ना। कैसे किया समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है। तो इसको क्या आएगा अब, ये 6 चौक 24 और यहाँ क्या 1 9 3 18 1 2 12, 432 आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। ये तो था आपका एक्सप्लेनेशन डिटेल का। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट कैसे बनेगा ये मैं बता देता हूँ। जैसे सवाल में हमसे फर्स्ट ईयर का कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपसे क्या वैल्यू आ रही है क्या नहीं आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट ईयर में जो कुछ भी आ रहा हमें ना तो उसमें सवाल में दिया है ना हमसे सवाल में मांगा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर की वैल्यू को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लेते हैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को, ठीक है। सेकेंड ईयर में हमारा कुछ मान था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारा मान लेते कुछ भी मान था, ठीक है, उसमें बढ़ के कितना हो गया 5 मान लेते हैं। 20% की वृद्धि हुई, कोई वैल्यू थी उसमें 20% की वृद्धि हुई, डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गई 5, ठीक है। सेकेंड ईयर में 5 आई, फिर इसमें 20% की वृद्धि हुई, 5 से क्या हो गया 6 हो गया। फिर जो है थर्ड ईयर में क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, यहाँ भी 5 से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 5 से 6 हो गया, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 36। ये क्यों करता हूँ, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना है, आपको बस इसको एक 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 ट्रिक ही है, इसका डिटेल मैंने पहले बताया पिछली वीडियो में, तो आप उसमें जाके समझ गए होंगे अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो, कि क्यों ये डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इसके सामने 5 लिखा इसके सामने 6 क्यों लिखा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 25 30 और 36, दूसरे साल दाम 25 था, तीसरे साल 36 30 और चौथे साल 36। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे 6, दूसरे दूसरे साल और तीसरे साल और चौथे साल का अंतर कितना है 6, 6 की वैल्यू कितनी है 259.2। हमें निकालना किसका सेकेंड ईयर का दाम, सेकेंड ईयर का भी 25%, 25 गुने 0.4 यानी कितना, यहाँ से ये 25 का मतलब ये 2/5, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 25 गुने 0.4 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 की वैल्यू हमारी इतनी है, हमें निकालने किसकी है 10 की, तो इसे भाग दे देंगे, ये कितना है 4 चौक 24, 4 चौक 24 ये 12.2, एक की वैल्यू कितनी है 43.2, इसमें 10 गुना कर देंगे 3, 432 जो कि हमारा पहले आया था, ऑप्शन 2 ये हमारा सही हो गया, ठीक है। पांच, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। आज वो मैंने डिटेल पहले इसलिए बताया कि आपको ताकि वो समझ में आए कि वो वैसा क्यों किया हमने, ठीक है। वरना मैं हवा में बना देता आपको शायद इसका समझ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आता ग्राउंड लेवल पे कैसा कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है। तो आपका बेस बनाने के लिए मैंने वो पहले वाला सॉल्यूशन करके बताया, वरना वैसे हवा में भी सॉल्यूशन किया जा सकता था। एक जो एक आइटम है, ठीक है, एक सामान है उसका दाम जो है 20% से घट जाता है, लेकिन सेल जो उसके जो सेल है उसकी बिक्री जो है X% से बढ़ जाती है।
तो हमें बताना है, तो हमें फिर से बताया गया है कि नेट जो इसका जो इनकम है, नेट जो कमाई है वो 25% से बढ़ जाती है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? दर गुने क्वांटिटी गुने खर्च, ठीक है। किसी दर से का कोई सामान है, उसको कितनी क्वांटिटी में लिया गया उससे गुना करेंगे तो हमारा कुल खर्च निकल जाएगा। उसी तरीके से सवाल में हमसे क्या पूछा है, हमसे जो है क्वांटिटी जो है, सेल क्वांटिटी जो है x% से बढ़ जाती है। क्वांटिटी हमारी कुछ क्वांटिटी हमसे पूछी गई है, रेट हमें दिया है और कुल खर्च भी हमें दिया है कि 25% से बढ़ जाता है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कमाई या कुल खर्च से दर को भाग दे देंगे तो क्वांटिटी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं, ठीक है ना। यही चीज हमें सवाल में दी। और एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट बता दो इसी में। देखिए, रेट जो है हमारा क्या होता है, कुल खर्च के या फिर कमाई के बराबर होता है। कुल खर्च एक्सपेंस या रेवेन्यू उसके बराबर ही होता है हमारा रेट। अगर हमारा मान लीजिए हम कोई सामान बेच रहे हैं 5 रुपए की दर से, एक सामान बेचेंगे 5 रुपए मिलेंगे, दो सामान बेचेंगे 10 रुपए, तीन सामान बेचेंगे 15। उसी तरीके से कोई सामान हम खरीद रहे हैं, ठीक है, 5 रुपए का कोई सामान है, एक सामान खरीदा, एक साबुन खरीदा 5 रुपए का, 5 रुपए खर्च हुआ। दो साबुन खरीदे 10 रुपए खर्च हुआ। तीन साबुन खरीदा तो कितना खर्च हुआ आपका, 15 रुपए खर्च हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रेट जो है, कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी से गुना कर देंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। जो आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऐड करते, जोड़ते हैं, लगाते हैं। तो ये कांस्टेंट क्या है, क्वांटिटी है, जो कि हमारा खर्चा या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के बराबर होता है, ठीक है। कमाई या खर्च के बराबर ही हमारा क्या होता है, दर, रेट इनटू क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये चीज इस कॉन्सेप्ट का जो है इस सवाल में जो है यूज होगा। चलिए करते हैं। हमारा रेट क्या दिया है, रेट हमारा दिया है 20% से जो है घट जाता है ना, ओल्ड और न्यू। पहले 5 था तो अब चार, रेट जो है 4 हो गया, ठीक है। और जो हमारा जो नेट रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर बोलिए या रेवेन्यू बोलिए या कमाई बोलिए, वो जो है 25% से बढ़ जाती है, मतलब 4 से बढ़ के 5 हो जाती है, ठीक है। तो हमें बताया सेल जो है, इसके बाद हमें सेल जो है हमारी जो क्वांटिटी है वो हमें, वो भी बढ़ती है लेकिन x% से बढ़ती है। तो हमें बताना है कि नेट कितना बढ़ा। तो सेल क्योंकि बढ़ी है तो मतलब बड़ी हुई क्वांटिटी हमारी न्यू में आएगी और कम क्वांटिटी हमारी ओल्ड में जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्रॉस, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई करना था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब डिवाइड करना है, क्योंकि क्योंकि डिवाइड करना है, रेट में एक्सपेंडिचर निकालेंगे तभी तो क्वांटिटी आएगी। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था यही तो था। रेट में जब रेवेन्यू या खर्चे में जब हम क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू या खर्चे में जब हम रेट को भाग देंगे तभी तो हमारा क्वांटिटी निकल के आएगा। मान लीजिए हमारा 3 साबुन का खर्च था 15 रुपए, ठीक है ना, 3 साबुन का खर्च था 15 रुपए, क्वांटिटी हमारी कितनी है 3 और खर्च कितना है 15। तो रेट हमारा क्या निकल के आएगा 5। अगर 5 रुपए एक साबुन का दाम है, हमारा कुल खर्च जो है कितना है 15 रुपए। एक साबुन का दाम है 5 रुपए, कुल खर्च है 15, तो क्वांटिटी कितनी निकल के आएगी, ऑब्वियसली 3 निकल के आएगी। उसी हिसाब से हमारा जो रेट है
एक आइटम का, वो जो है 5 से 4 हो गया, घट गया। और जो है हमारा जो कुल कमाई है वो जो है 4 से 5 हो गई, ठीक है। कुल कमाई 4 से 5 हो गई। तो हमें बताना है कितने क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो अब कर लेंगे क्वांटिटी, क्योंकि बढ़ी है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ 16 आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी है मतलब छोटी से बड़ी की तरफ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। नी, नीचे वाली क्वांटिटी को नीचे लेके आएंगे, ऊपर वाली यहाँ एक को पहले कॉलम से देखेंगे आप, तो ये जो नीचे वाला कॉलम है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला कॉलम है ये उस साइड चला जाएगा। ये वाला 5 इससे गुना होकर इधर आ जाएगा, ये वाला जो 4 है उसको खींच के यहाँ ले आएगा, और ये वाला 5 इसको खींच के यहाँ नीचे ले जाएगा। मतलब नीचे वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, और ये वाली क्वांटिटी ऊपर वाली खींच के यहाँ नीचे ले आएगी, ठीक है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, छोटा सा लॉजिक ये मान के समझ लीजिए, ठीक है। तो कितने की हमारी वृद्धि हुई? 9 की वृद्धि हुई, किसमें? 16 में। तो 9/16 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बताइए। 9/16 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 9/16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 56 सही दो, 56.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। लाइट थोड़ी सी कम है क्या? भैया लाइट पे ध्यान नहीं दिया था, लाइट थोड़ी सी कम होगी, माफ के चाहते हैं। मुझे लगा दिन की रोशनी काफी होगी, लेकिन नहीं थी। ठीक है, उम्मीद करता आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, सर देखिए सरकार की कमाई जो है वो टैक्स से होती है। टैक्स सरकार जितना ज़्यादा बढ़ाएगी, टैक्स की दर जितना ज़्यादा सरकार बढ़ाएगी, उतनी ज़्यादा कमाई सरकार की होगी। और टैक्स की दर जितनी ज़्यादा कम होगी, सरकार की कमाई उतनी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है सवाल में, इसी इसी तर्ज पे सवाल है, इसी को देखते हैं। ठीक है, अगर टैक्स जो है कमोडिटी पे, एक सामान पे टैक्स जो है 20% से घट जाता है, और कंजम्पशन जो है वो खपत जो है वो 15% से क्या है बढ़ जाती है, तो हमें बताना है कि कुल जो आमदनी है सरकार की उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है रेट, और क्या दिया है? और हमें दिया है कंजम्पशन यानी क्वांटिटी। रेट दिया है, कंजम्पशन दिया है, और हमें क्या निकालना है? खर्चा निकालना है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता है, क्वांटिटी बराबर रेट, क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर इनटू एक्सपेंडिचर बाय रेट। या फिर एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करेंगे? रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला याद रख लिएगा, ठीक है। रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब अब हमें क्या करना है? एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इन दोनों की गुना करनी है। ठीक है, अब कर लेंगे ओल्ड और न्यू। ठीक है, टैक्स जो है 20% घट गया, मतलब 5 से हो गया 4, और जो है यहाँ पे क्वांटिटी क्या हुई? क्वांटिटी आपकी 15% से बढ़ गई, मतलब 20 में बढ़ के कितनी हो गई? 23। ठीक है ना, तो अब हमें निकालना है इसका खपत में कमी आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू में कमी आई है, तो हम क्या करेंगे? नंबर जो है छोटा लेंगे, बड़ा से छोटा होगा हमारा नंबर। अब क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, तो हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। मतलब ये जो है ये कॉलम में ऊपर वाली चीज जो है नीचे आ जाएगी, इसको खींच के ले जाएगी ऊपर, और यहाँ आ जाएगा नीचे, ये दोनों हो जाएंगे गुना, और ये यहाँ पे गुना होके आ जाएगा नीचे। क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो हमें जो छोटी वैल्यू यहाँ पे लानी होगी, बड़ी वैल्यू यहाँ पे लानी होगी, और छोटी वैल्यू उस साइड ले जानी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 80, क्योंकि सवाल में दिया डिक्रीज, तो हमें ये लॉजिक भी देखना है कि क्या कैसे पढ़ रहा है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे 23, और नहीं ये तो कट गया ना, ये तो क्रॉस
अरे 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 अरे, गलती 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 कर दिया था, डिवाइड नहीं था, मल्टीप्लाई था ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा यहाँ पे 5 गुने 100 हो जाएगा, और 16 चौक 92, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में तो रेशियो इसका और तोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 से दोनों चला जाएगा, ये 25 और ये 24, मतलब कितने की कमी आई, एक की कमी आई, किसमें, 25 में। और 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4%। 23 चौक 92, ऑप्शन गलत ले लिया क्या, एक मिनट। हाँ, टैक्स कमोडिटी 20 से 4 हो गई, हाँ ठीक है। रेवेन्यू रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है, 100 से 92, 80 12 या 25। अरे यहाँ पे 23 आएगा ना, यहाँ पे हमारा 92 था, तो ये कटेगा तो 23 आएगा ना। 23 चौक 92, कितने की कमी आई, 2 की कमी आई 25 में, कितने की कमी आई, 2 की कमी आई 25 में। देख आ रहा है, हाँ आ तो गया। इसमें 25 से कितना हो गया, 23। 23 कब हुआ, जब 25 में 2 कम किया, किस में कम किया, 25 में 2 कम किया, तो 2 कम किस में हुआ, 25 में। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, और 2/25 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 8%। ठीक है ना, 8% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन आप थोड़ा सा कर लीजिएगा अपने हिसाब से, सीरियल वाइज अरेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी चीजें आंख के सामने होती है लेकिन नजर नहीं आती, नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, एक बाइक का प्राइस जो है 75,500 रुपए, ठीक है। उसका प्राइस कब होगा, क्या होगा, जब उसका जो है दाम जो है 17% से घट जाता है। मतलब देखिए, एक बाइक मान ले थी, एक एक टाइम पे 100% उसका दाम था, ठीक है। एक बाइक थी, उसका दाम हमें यहाँ पे दिया है, इसका दाम कुछ था, 100% मान लेते, 100% दाम था, और कुछ समय बाद इसमें 17% की कमी आई, 17% की इसमें कमी आई। ठीक है, तो अब नया दाम कितना हो गया, 83%। ठीक है ना, अब जो भी दाम होगा हमारा ये तिरा जो भी दाम होगा हमारा ये 83% ही होगा ना। तो जो भी ये दाम होगा हमारा 100% की मान ले, यहाँ पे हमें सवाल में दिया है 75,000, 75,500, और हमें निकालना है 83% का दाम। मतलब क्या करेंगे, ये 100 से ये चला जाएगा, ये 2 जीरो, और ये 5 5 5 इंटू 83। ठीक है ना, यही आएगा। लेकिन हमें ये गुना करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये गुना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, हमारा सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमें 83% निकालना है, मतलब ये कोई भी हमारा दाम निकलेगा उसमें एक 83 तो होगा, मतलब ये 83 का मल्टीपल होगा, ये 83 का गुणांक होगा, ये कोई भी जो हमारा आंसर होगा उसमें 83 का गुणांक होगा। और हमारा 83 में होता है 3, और इस 3 को किसी भी नंबर से आप जब गुना करेंगे, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है इस पे कभी भी जीरो नहीं आता। ठीक है, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड गुना कर लीजिए 10 को छोड़ के, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये 100% का दाम इतना है, तो 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया। और फिर हमें निकालना कितना है, 83% का दाम, तो 83 गुने 5, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 5। तो यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा, तो हमारा एक ही आंसर है, 62,685। और किसी भी नंबर को 83 से आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होगा, और वो आप घर में कर लीजिएगा।
यहाँ पे मैंने बस आपको राइट आंसर बता दिया, ये इतना काफ़ी था। और इसमें ना और कोई नया कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है ना थ्योरी, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक राइस का दाम जो है 25% से घट जाता है, एंड देयर फॉर अ परचेस, एक आदमी जो है 30 किलो ज्यादा चावल खरीद सकता है उसी दाम में, ठीक है। इफ अगर एक्सपेंडिचर जो है 5400 रुपये है, तो हमें चावल का ओरिजिनल दाम पूछा है, ठीक है। चलिए एक बार सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं। एक चावल का कुछ दाम था, ठीक है, चल रहा था, कुछ दाम था, उसमें जो है 25% की कमी हो गई, ठीक है। 25% से वो चावल का दाम घट गया। अब जो है एक आदमी जो है चावल को वो 30 किलो ज्यादा खरीद सकता है, ठीक है। अब उस चावल को 30 किलो ज्यादा खरीद सकता है, और एक्सपेंडिचर जो है एकदम बिल्कुल वैसा का वैसे, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब बता रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर जो है इसका 5400 था, ठीक है, अगर उसका एक्सपेंडिचर 5400 था और अभी भी एक्सपेंडिचर बदला नहीं है, मतलब सेम एक्सपेंडिचर है, 5400 है, तो हमें पूछा है चावल का जो पहला, जो चावल में जो कमी आई थी, दाम में कमी आई थी, उस दाम में कमी आने से पहले क्या दाम था, उस चीज का हमें पूछा है, ठीक है, रेट। चलिए करते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 25% की कमी आई मतलब 4 से हो गया 3, तो हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 3 से 4, ठीक है ना। कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ गया। लेकिन बढ़ा हुआ कंजम्पशन कितना है, 30 किलो ज्यादा है। मतलब पहले जब ये 3 यूनिट खा 3 चावल खाता था, अब खा रहा है 4, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की। मतलब ये जो है अब 1 यूनिट की वैल्यू 30 kg है, ठीक है। क्यों, 1 किलो, 1 यूनिट, एक एक जो है 1 यूनिट ज्यादा खा रहा है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू जो है सवाल में कितनी दी है, 30 kg, ठीक है। तो अब कर लेंगे, ये ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला है, तो हमें ओरिजिनल निकालना है, तो ओल्ड कंजम्पशन के हिसाब से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब कितना है, पहले इसकी खपत कितनी थी, इससे निकल जाएगा, बढ़ा बढ़ा कितना, 30 किलो, लेकिन हमारे डाटा के हिसाब से कितना बढ़ा, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 30 kg, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 kg। अब पहले ये जो है 90 kg चावल खाता था, खरीदता था 5400 रुपये में, तो इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54 60, मतलब ये जो है पहले 60 रुपये पर केजी चावल खरीदता था। अगर इसी तरीके से नया चावल, नया वाला पूछता तो 30 को 4 से गुना कर देते और 5400 से भाग दे देते, ठीक है। तो आपका ये निकल जाता पूरा नया वाला रेट। क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी खातिर, ठीक है। यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, हमें जो है कितने प्रतिशत से जो आर्टिकल का प्राइस को बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो जो है अपनी पुरानी वैल्यू पे, उस वो पुराना जो जो दाम था उसी जगह पे वो आ जाए, सामान का जो दाम था, ठीक है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक प्राइस, एक जो सामान है उसका जो दाम है वो 25% से कम कर दिया गया, ठीक है। एक सामान है उसका दाम जो है 25% से कम कर दिया। अब उस सामान में हम कितने परसेंट की वृद्धि करें कि वो जो उसकी पुरानी वैल्यू थी, पुराना जो उसका दाम था उसी दाम में वो वापस आ जाए, ठीक है। हमें क्या दिया सवाल में, हमें सवाल में दिया 25% की कमी होगी, मतलब चार, एक सामान का दाम था 4 रुपए, उसको जो है कितना कर दिया गया, 3 रुपए, ठीक है। एक सामान का दाम था 4, उसको कितना कर दिया, 3, क्यों किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5, 1/25, सॉरी, 1/25 में एक की कमी है, 1/4, सॉरी,
25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 में एक की कमी आई, किसमें? 4 में। 4 में एक की कमी आई, ठीक है। तो 4 में एक की कमी आई, ठीक है। इससे क्या हो गया? इसका नया दाम आ गया। लेकिन हम इस नए दाम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करें, कितने परसेंट की बढ़ोतरी करें कि ये जो है वापिस पुराने दाम पे चले जाए? तो आप बोलेंगे सर एक की वृद्धि करेंगे किसमें? 3 में। 3 में एक की वृद्धि करेंगे तो कितना आ गया? 1/3। और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 33 सही 1/3। ये समझाने में मेरे को 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। अगर आप जानते हैं सवाल का कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको सवाल पढ़ने में जितना टाइम लगेगा वही है, वरना ये सवाल जो है मुश्किल से 10-12 सेकंड का है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा है, एक कॉन्सेप्ट लगा है, 2-3 कॉन्सेप्ट जैसे पिछले सवाल में लगे थे। पिछले सवाल में जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट लगे थे मेरे, ये वाला नहीं था, ये तो आसान था। ये वाला भी, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई था। जैसे ये भी आसान था। ये कमोडिटी वाला कहाँ गया? 5400। जैसे ये वाला, ये जो था ये कमोडिटी वाला था, ये जो रेट वाला था। तो मैंने यहाँ पे ये सब इन्वर्स और ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं समझाया टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से आपको बताया कि यहाँ तक मैंने आपको पहले बता दिया था, उसी बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया। फिर यहाँ से ये चीज़ निकाली, फिर इसको यहाँ पे कैसे किया ये आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, इसलिए इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था, इसलिए इसके पिछले सवाल में, तो इसलिए वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कम से कम टाइम में समझाने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिनको भी आपको लगता है कि तैयारी में मदद कर सकते हैं आप, आपके जान पहचान में आसपास के लोगों को, इस वीडियो की सहायता से जिन लोग हमारे मदद का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर परसेंटेज की एक और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।